हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर नंबर 48 की। और इस लेक्चर के बाद आपका कोर्स लगभग पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद अगर कोई भी टॉपिक बचता है तो उनको इसी में बाद में पढ़ा दिया जाएगा। इतने लेक्चर पढ़ने के बाद आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में जो हमारा टारगेट था 80% प्लस मार्क्स से ऊपर ला सकते हैं। अभी हाल ही में जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी बीटी का जो पेपर हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, शायद 23 मई को, उस पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे आपको इन्हीं वीडियोस में मिल जाएंगे। इनफैक्ट उन क्वेश्चंस में जितना भी कंटेंट लिखने को आया वो बहुत कम आया है और उससे बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है। इसलिए आप अभी भी जिन बच्चों के पेपर्स रह गए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जिनके पेपर आने वाले हैं, वो बच्चे इस कंटेंट को जरूर अपनी नोटबुक में लिखें ताकि उनको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। इस लेक्चर के तुरंत बाद हम प्रीवियस ईयर का पेपर मींस अब तो वो प्रीवियस पेपर ही हो गया, जो पेपर अभी 23 मई को आया था उसका एक एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करवाएंगे आपको। तो आपके लिए वो भी फायदेमंद होगा जिनका पेपर अभी होने वाला है। तो पहले तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो लेक्चर नंबर 48 है ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन का ही टॉपिक है और इसमें ये अगली मशीन है जिसको हम बोलेंगे पहिया तथा धुरा यानी कि व्हील एंड एक्सल, जो कि एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, सरल उत्थापक मशीन ही है। हम जानते हैं कि सरल उत्थापक मशीन का उपयोग किसी भी भार को उठाने के लिए किया जाता है जिसमें हमें बहुत कम से कम प्रयास लगाना पड़े, ऐसा अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन देखें तो बीटी में 2019 में आया हुआ है, इसलिए अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको ध्यान से देखें। आपके सामने एक यहाँ पर अरेंजमेंट दिख रहा है और इस अरेंजमेंट में जो नाम है, एक नाम है पहिया और एक नाम है धुरा। तो एक पहिया दिख रहा होगा आपको, ये पहिया, और इस पहिए के साथ ही एक धुरा अटैच है जिसको हम लोग धुरा बोल रहे हैं और ये दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। ये दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। यहाँ पर बियरिंग लगी हुई है जिसमें ये सपोर्टेड है। धुरा का जो डायमीटर है वो डी माना गया है और जो पहिए का डायमीटर है वो कैपिटल डी माना गया है, धुरा का स्मॉल डी डायमीटर है। अब इनका रोटेशन की ये एक दिशा दिखाई गई है कि ये ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। जब ये ऐसे रोटेट कराया या इसको प्रयास पी को, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है पहिया के ऊपर, तो जब उसको खींची जाएगी रस्सी को नीचे की तरफ, तो ये जब ये घूमेगा तो धुरा भी घूमेगा और जब धुरा घूमेगा तो धुरे में जो रस्सी लपटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए इसमें जो रस्सी है वो ऐसे जाकर के नीचे यहाँ प्रयास आया, लेकिन यहाँ पर जो रस्सी है वो ऐसे जाके इधर आई। तो अगर आप प्रयास बहुत ध्यान से इसको देखिए, प्रयास को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये घूमना शुरू कर देगा और जब ये घूमना शुरू कर देगा तो यहाँ से जो रस्सी लपेटती जाएगी तो ये भार कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रस्सी को हम कहाँ की तरफ खींच रहे हैं, नीचे की तरफ। और हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य है इन मशीन्स का वो क्या है, सरल उत्थापक मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन मींस ऐसी मशीन जिससे हम कम से कम प्रयास लगा करके अधिक से अधिक भार को उठा सके। ये लाइंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी मशीन जिसमें हम कम से कम भार लगा करके अधिक से अधिक कम से कम प्रयास लगा करके अधिक से अधिक भार को उठा सके, सरल उत्थापक मशीन्स कहलाती हैं जिसमें व्हील एंड एक्सल है। अब इसमें यही चीज लिखी गई है, लिखी सिर्फ इसलिए जाती है ताकि एग्जाम में देखिए, अभी जब हम क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे तो उसमें देखेंगे कितने छोटे छोटे प्रश्न आए हैं। अगर आप उन छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर एक एक लाइन में लिख देंगे तो वो फिर आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। तो अभी आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उन प्रश्नों के जवाब दें। तो अगर हम देखें कि इसके बारे में, यह एक सरल उत्थापक मशीन है, बिल्कुल क्लियर। आपको हर मशीन में जो 5वें चैप्टर में जितनी भी मशीन है, चाहे आपने स्क्रू जैक पढ़ा हो, चाहे आपने इसके पहले जितनी भी मशीन्स पढ़ी हो, वो जितनी भी मशीन है वो सब सरल उत्थापक मशीन। घिरनी थी वो सरल उत्थापक मशीन है तथा यह घूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। इधर अंडरलाइन करेंगे आप कि जो ये मशीन है वो घूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। चित्र के अनुसार एक पहिया तथा एक धुरा, ये है पहिया बेटा और ये धुरा है, एक ही अक्ष पर, ये इनका अक्ष गया हुआ है एक ही अक्ष पर, ठीक, एक ही अक्ष पर आपस में बद्ध है, फिक्स है और एक साथ ही दिशा में, एक ही दिशा में घूमते हैं। देखिए दो दिशाएं ऐसी बनी है ना, वो केवल क्यों भार प्रयास को नीचे लगाने में भार ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि रस्सी की दिशा अपोजिट है। इस चीज को दिमाग में बैठना है। बाकी धुरा और पहिया एक ही दिशा में घूमते हैं, एक ही दिशा में घूमते हैं।
अर्थात पहिए के एक चक्कर में धुरा भी एक चक्कर घूमता है। जब पहिए का एक चक्कर होगा तो धुरा का भी एक चक्कर हो जाएगा। धुरे के दोनों सिरे बीयरिंगों पर आधारित होते हैं। ये बीयरिंग लगी हैं जहां पे ये धुरा जो है सपोर्टेड है, अतः यह बीयरिंग में अपनी अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते। भाई घूम रहे हैं तो बीयरिंग पे सपोर्टेड है, जिससे आराम से स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं। पहिए पर रस्सी लपेटकर उसके स्वतंत्र सिरे पर प्रयास पी लगाया था। पहिए पर ये रस्सी लगती है, ये जिसपे स्वतंत्रता पूर्वक प्रयास पी लगाया जाता है। धुरे के एक बिंदु पर दूसरी रस्सी बांधकर लपेटते हैं। ये धुरा का कोई बिंदु जिसपे रस्सी को बांधकर लपेटते हैं और स्वतंत्र सिरे से भार W लटकाया जाता है। चित्र के अनुसार धुरे तथा पहिए पर रस्सियां परस्पर विपरीत दिशाओं में लपेटी जाती हैं तथा घुमाने पर यदि धुरे की रस्सी उतरती है तो पहिए की रस्सी लिपटेगी, और यदि पहिए की रस्सी उतरती है तो धुरे की रस्सी लपटेगी, और जब लपटेगी तो भार अपने आप ऊपर की ओर आ जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि किसी भार को कम से कम प्रयास लगा करके उठाना। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि जो कि ये डायमीटर कैपिटल डी दिया है, ये डायमीटर स्मॉल डी दिया है, तो ये कितनी दूरी तय करते हैं, तो इससे हम इनका मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ अभी निकालते हैं कि क्या होगा। अब बिल्कुल सिंपल है, ये जितनी चीज लिखी हुई है सब कुछ यहीं से उठा करके यहाँ लिख दिया गया है। आप इस फिगर को ध्यान से देखें, क्योंकि देखिए जो पेपर हो चुका है वैसा तो नहीं, वही तो नहीं आएगा, उससे कुछ अलग आएगा। ये जो पहले पेपर हुआ अब जैसे 2019 में आया था, ये फिर आ सकता है इसका क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले वाले में नहीं आए इसमें आ सकते हैं। तो हम बिल्कुल अपनी तैयारी ऐसे बना करके रखें कि कुछ भी आएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं क्या है। तो अभी हमने पूरा जो हमें थ्योरी वाला कंटेंट लिखना है व्हील तथा एक्सेल के बारे में, वो हमने बात की। अब इसके साथ ही पूछे एग्जाम में या नहीं पूछे, हमको यांत्रिक लाभ या वेगानुपात निकाल करके दिखाना होगा, जो कि बिल्कुल आसान है। देखिए इसके लिए हमको डी पहिए का व्यास हमने कैपिटल डी माना और धुरे का व्यास स्मॉल डी माना। अगर हम थोड़ा भी दिमाग में अपने रखते हैं कि वेगानुपात क्या होता है, तो वेगानुपात प्रयास द्वारा चली गई दूरी और बटे भार द्वारा चली गई दूरी, यही होता है। तो प्रयास द्वारा क्या दूरी चली जाएगी, इसको भी जरा सोचें। तो अगर एक बार ये घूम रहा है पहिया, तो एक बार धुरा भी घूम रहा है। पहिए का डायमीटर अगर d है तो पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब उसकी पूरी परिधि यानी कि 2 पाई r, या फिर हम उसको पाई d लिख सकते हैं। तो प्रयास द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, प्रयास कहां से लगाया जा रहा है, पहिए से लगाया जा रहा है। तो पहिए का डायमीटर कितना है, कैपिटल D, तो पाई d, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई r। ये हम लोग जानते हैं ना कि इसका क्या होता है, 2 पाई r। ठीक, तो ये हो गया। और भार द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, कितने भार किसमें है, धुरे में है, तो धुरे का डायमीटर क्या है, स्मॉल डी, वो कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल डी। अब हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, वेगानुपात बराबर क्या होगा, वेगानुपात बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, पाई कैपिटल डी, और भार द्वारा चली गई दूरी पाई स्मॉल डी। वेगानुपात को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो, बराबर पाई से पाई कट जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये आया वेगानुपात। अब अगर हम किसी आदर्श मशीन की बात करें, जो हमने आपको पढ़ाया है कि आदर्श मशीन के केस में क्या होता है, आदर्श मशीन की जो एफिशिएंसी होती है, वो आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100%, या उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो जब एफिशिएंसी एक होती है तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ जाएगा। भाई मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होता है वही तो एफिशिएंसी होती है। तो जब एफिशिएंसी हमने आदर्श मशीन के केस में 1 मान ली, तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ गए, और जब बराबर आ गए तो इनका भी मान d अपॉन स्मॉल d हो गया, या इसी को हम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r लिखते हैं। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो
और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो व्हील और एक्सेल के केस में है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आप अगर पेपर छोटा आता है, मींस क्वेश्चन छोटे आते हैं, तो आपको छोटा नहीं लिखना है, आपको इतना लिखना है कि उस छोटे क्वेश्चन में जो बड़े मार्क्स आ रहे हैं, मींस 5 नंबर का मार्क्स आ रहा है, वो तो आपको मिले। इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी फिगर है, उससे रिलेटेड कोई भी सब हेडिंग है, या उससे रिलेटेड जितना भी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखवाया गया है, वो सब आप लिख करके आए और फिगर बना करके आए, नंबर पूरा मिलेगा और 80% प्लस का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक और इसमें मशीन है, वर्म तथा वर्म पहिया, उसको बात करते हैं। आप इसको नोट करिए, ये बिल्कुल सिंपल है, यहां तक पूरा सॉल्व करके ही। थ्योरी भली थोड़ा सा जैसे अभी ऊपर, ये क्यों नहीं इसमें हमने हटाया है, क्योंकि आपको ये पॉइंट सरल उत्थापक मशीन, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, घूर्णन सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, और फिर ये सब लिख करके आइए। वो एक दो स्पेशल पॉइंट लिख दीजिए, 5 नंबर का आता है, ये नोट करिए। इसको फिगर में कुछ नहीं है, सिंपल से आप फिगर को, किसी भी फिगर को देखिए तो कंसंट्रेट होकर के कि कहां से रस्सी बंधी, कौन सी रस्सी नीचे आ रही, कौन सी रस्सी ऊपर जा रही है, कैसे रोटेशन कर रहा है, कहां पर कैपिटल डी, कहां पर स्मॉल डी, किसी भी सब्जेक्ट के फिगर में सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं अगला, वर्म तथा वर्म पहिया। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने व्हील एवं एक्सेल के बारे में पढ़ा। अब एक अगली सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, वर्म तथा वर्म पहिया। हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है इस 5वें चैप्टर में, वो यही है कि कम से कम प्रयास लगा करके भार को उठाना या अधिक से अधिक भार को उठाना। ये बार बार बात इसलिए रिपीट की जा रही है ताकि 5वें चैप्टर की कोई भी मशीन आए तो हमें ये याद रखना है, उद्देश्य हमारा यही है कि हम ये भार को किसी तरीके से उठाएं जिसमें हम कम से कम प्रयास को लगाएं। मशीन अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग तरीके से वो ऑपरेट हो रही हैं, अलग अलग उनका सिस्टम है, लेकिन जो कार्य करना है वो यही है कि कम से कम प्रयास लगा करके अधिक से अधिक भार को उठाना। अब अगर हम पहले इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर की वर्किंग समझ जाएंगे तो जो ये लिखा हुआ है वो वही है। सबसे पहले अगर देखें आप तो इसमें जो नाम है हेडिंग का, वर्म तथा वर्म पहिया, जो देखिए बीटीई में 2019 में आया हुआ है। तो इसमें एक चीज है वर्म और दूसरी चीज है वर्म पहिया। तो ये जो एक सिंपल हम कह सकते हैं, शाफ्ट कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, या एक पेच कह सकते हैं, वो वर्म है। और इससे कनेक्टेड जो एक पहिया है उसको हम वर्म पहिया कहते हैं। चूंकि ये वर्म से कनेक्टेड है इसका, इसलिए इसका नाम वर्म पहिया है। इसमें ये जो आपको आकृति दिख रही है इनको दांते बोलते हैं, दांत। इसकी वर्किंग सिंपल सी ऐसी है कि देखिए ये एक हैंडल लगा हुआ है जिसको ऐसे घुमाएंगे, जैसे ये रॉड है तो इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा। जब इसको इस डायरेक्शन में घुमाया जाएगा, देखिए डायरेक्शन बनी हुई है, तो ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो ये दांते इसके घूमने से मूव होंगे, ऐसे घूमेंगे। तो जब ये घूमेंगे तो ये इसके घूमने से जो ये यहाँ पर भार है ये ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको या फिर ऐसे घुमा रहे हैं, डिपेंड करेगी कि ये उसी हिसाब से इसका मोशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जो इसी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से भार नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा हमारी आवश्यकता के अनुसार। अब हम देखते हैं यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इस मशीन में एक साधारण पेच होता है, ये जिसे क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं। यह वर्म एक किससे, दांतेदार पहिए से, यह है दांतेदार पहिए से मिलता है, जिसे वर्म पहिया कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। पहला पॉइंट, वर्म पर एक हत्था लगा होता है, ये हत्था है, इसको क्या बोलते हैं, हत्था। वर्म पर, ठीक, ये वर्म, वर्म पर एक हत्था लगा होता है जिस पर प्रयास P लगाकर वर्म को घुमाया जाता है। वर्म अपने साथ मिलने वाले वर्म पहिए को घुमाता है। ये घूम रहा है, इसमें भी इस तरीके की पेच बने हुए हैं, तो ये इससे कनेक्टेड वर्म पहिए को, तो ये घूमेगा तो ये इसको भी घुमाएगा। वर्म पहिए पर एक ड्रम लगा रहता है। अब चूंकि जब इसने घूमना शुरू कर दिया, अब जैसे ये मार्कर है, ये घूम रहा है, तो इस पे जुड़ी हुई दूसरी भी चीज होगी अगर, वो भी घूमेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वर्म पहिया और इस पे ये एक क्या लगा हुआ है, ड्रम। क्या लगा हुआ है, ड्रम। तो यही है, वर्म पहिए पर एक ड्रम लगा रहता है जिस पर रस्सी का एक सिरा बांधकर, कहीं पर रस्सी का एक सिरा बांधकर दूसरे सिरे पर बोझ बांधते हैं। वर्म पहिए के साथ लगा ड्रम भी घूमता है। जब वर्म पहिया घूमेगा तो ड्रम भी घूमेगा। जैसे हमने बताया कि मार्कर है,
मार्कर से एक रस्सी लपेट दी जाए ड्रम में, तो मार्कर घूमेगा तो फिर ड्रम भी घूमेगा, ड्रम घूमेगा तो रस्सी भी घूमेगी। जिस पर बंधी रस्सी को या तो लिपटती है तो वही या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, जिस हिसाब से हमने रस्सी लगाई होगी, तो या तो रस्सी नीचे जाएगी छूटती हुई या रस्सी बाहर को लेते हुए, यही लिखा है या तो लिपटती है या तो रस्सी उतरती है। तो ये हुई थ्योरी पोर्शन कि वर्म तथा वर्म पहिए के बारे में आपको क्या लिखना। बिल्कुल सिंपल वर्किंग है और बिल्कुल सिंपल फिगर है। बस हम अभी आपको बार बार बोले फिगर को दिमाग में रखिए, नहीं कि देख लिया अरे बन जाएगा, नहीं भाई, कहाँ बियरिंग लगी हुई है, कहाँ हैंडल लगा हुआ, कैसे ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, पहले तो इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो उद्योगों में कन्वेयर चलता है, ये कन्वेयर चलाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ले जानी होती है तो इसी को धीरे धीरे घुमाते हैं और ये इस तरीके से भार को लेके जाता है। वाहनों की स्टीयरिंग तंत्र में, जो वाहन का स्टीयरिंग तंत्र होता है या स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है, उसमें हम वर्म तथा वर्म व्हील का उपयोग करते हैं। गति कम करने के लिए गियर बॉक्स गिने, गियर बॉक्स में भी वर्म तथा वर्म व्हील का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके अनुप्रयोग हैं। और जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है व्हील एवं एक्सल, तो उसमें भी हमने वेगानुपात और मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ निकाला है। तो इसमें भी यांत्रिक लाभ और मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। जिस तरीके से हम पहले वेगानुपात निकालेंगे, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और फिर इसके बाद वर्म पहिए द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी के लिए ये एक्स है। प्रयास जनरली एक सर्किल बनाएगा, जब घूमेगा तो परिधि जितनी होगी वो 2 पाई आर होती है, यहाँ पर एक्स माना गया तो 2 पाई एक्स हो जाएगी। लेकिन जब प्रयास एक बार घूमेगा, लाइन ध्यान सुनिए, जब ये हैंडल एक बार पूरा चक्कर चलेगा तो फिर ये जो वर्म पहिया है इसका एक दांत ही आगे खिसकेगा। तो अगर पूरे दांत की संख्या टी है इसमें, तो एक दांत के लिए हम जब भाई ये तो एक चक्कर घूम रहा है तो इसकी दूरी तो 2 पाई एक्स हो गई, लेकिन इसका सिर्फ एक दांत आगे मूव करेगा, तो उस केस में जो एक दांत के लिए संख्या आएगी वो क्या आती है वो हम देखते हैं और उसी के अनुसार हम इसका वेगानुपात निकालेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जो अभी हमने वर्म तथा वर्म पहिया की थ्योरी पढ़ी है वो बिल्कुल आसान है। हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट इस पे केंद्रित है कि हम इसको भार को उठाना है, और जब हम प्रयास पी लगाते हैं तो उस प्रयास पी को लगाने में कितनी दूरी तय हो रही है, और उस प्रयास पी के लगाने पे जो ये भार डब्लू उठ रहा है वो कितनी दूरी तय करेगा। फिर हम उनका अनुपात निकाल करके वेगा अनुपात और यांत्रिक लाभ को निकाल लेंगे। तो इस केस में जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि जब एक बार हत्थे को घुमाया जाता है तो हत्थे के द्वारा चली गई दूरी, देखिए वर्म पहिए पर दांतों की संख्या, ये जो दांते बने हैं वर्म पहिए पर, ये कितनी संख्या है टी। ड्रम की त्रिज्या मानी गई है, ये जो ड्रम है जिसपे ये भार लटका हुआ है आर। हत्थे की लंबाई मानी गई है एक्स। और जब हत्था एक चक्कर घूमता है, जब हत्था एक चक्कर घूमता है तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी। जब हत्था एक चक्कर घूमेगा, जैसे ये हत्था है, एक चक्कर हमने इसको घुमाया तो वही घूमा तो एक वृत्त बनेगा, और जब वृत्त बनेगा तो उसमें हम त्रिज्या लेते हैं और पूरी परिधि को मापते हैं तो दूरी निकल आती है, और वो कितनी होगी 2 पाई आर होती है। यहां पर हमने x माना है तो 2 पाई x, ये तो निकल आया प्रयास द्वारा चली गई दूरी। अब भार द्वारा चली गई दूरी को निकालने के लिए हम ये समझते हैं कि जब हम प्रयास लगाते हैं यानी एक बार हत्थे को पूरा घुमाते हैं तो सिर्फ एक दांता घूमता है। तो दांतों की संख्या जितनी भी है, हत्थे के एक चक्कर में वर्म या स्क्रू एक चक्कर घूमता है, हत्थे के एक चक्कर में वर्म या स्क्रू भी एक चक्कर घूमता है, एवं एक चक्कर में वर्म की चूड़ी, जो वर्म की ये चूड़ियां बनी हुई हैं, पहिए के एक ही दांत को हटाएगी। बहुत क्लियर, बस यहां समझना है। वर्म की एक चूड़ी पहिए के, वर्म की एक चूड़ी पहिए के एक ही दांत को हटाएगी। इसलिए वर्म के एक चक्कर में पहिए के चक्कर कितने, वर्म का पूरा एक चक्कर लगाने पे पहिए का सिर्फ एक चक्कर खिसकेगा, एक एक दांता खिसकेगा। तो एक दांते में कितना खिसकी, कितनी दूरी खिसकी 1/t। तो 1/t चक्कर में ड्रम में लपे, अब जब इसने 1/t चक्कर लगाया तो 1/t चक्कर में ड्रम में लपेटी गई रस्सी या फिर भार डब्लू के उठने की दूरी, तो इसकी डीएस कितनी है, इसका अगर ये पूरा घूम जाता तो इसका हो जाता क्या 2 पाई आर, जैसे इसका 2 पाई एक्स, लेकिन कितना घूमा सिर्फ एक ही दांता। तो इसलिए लिखा है 1/t चक्कर में ड्रम में लपेटी गई रस्सी या भार डब्लू के उठने की दूरी कितनी हुई 2 पाई आर पूरी होती है अगर घूम जाता, लेकिन सिर्फ एक दांता घूमा है इसलिए हमने टी से डिवाइड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम क्या जानते हैं,
वेगानुपात बराबर प्रयास P द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार W द्वारा चली गई दूरी। प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी आई है? 2 पाई x, और भार W द्वारा कितनी आई है? 2 पाई r अपॉन t। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा? x t अपॉन r, ये आई। फिर वही चीज लगाएंगे किसके लिए? आदर्श मशीन के लिए। आदर्श मशीन के लिए ईटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, और फिर वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एक्स टी अपॉन आर। ये आ गया आपका यांत्रिक लाभ और वेगानुपात। तो बिल्कुल बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि प्रयास जो दूरी चल रहा है वो किस तरह हम निकाल रहे हैं, तो प्रयास के चलने पे भार किस तरह से दूरी चल रहा है उसको निकाल के वेगानुपात निकाल देना है। मैकेनिकल एडवांटेज वेगानुपात के बराबर होंगे, ये वेलोसिटी रेशियो के बराबर होंगे। आदर्श मशीन के लिए दोनों को वैल्यू पुट कर देना है और आंसर निकालना है। जब इतना लिखेंगे, और इसी तरह चाहे फ्रिक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे स्टार्टिंग में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन हो, चाहे फोर्थ यूनिट में आपके सेंट्रॉइड के क्वेश्चन, सब में आपको यहाँ पर लिखवाया गया है कि आप इस तरीके से लिखिए ताकि आपके अच्छे नंबर आए। बैक वैक का तो कहीं कोई सवाल नहीं है। तो इसी तरह से फिगर आप बिल्कुल तैयार करिए, इसको समझिए और ये लिखिए। अब सिर्फ एक टॉपिक और है जिसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर को और हम लीवर या उत्तोलक उसको और हम देखते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट करिए और तैयार करिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, इसमें एक था वर्म तथा वर्म पहिया और दूसरा था व्हील तथा एक्सल। दोनों ही बीटीयूपी में आ चुके हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक है लीवर। जैसे वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है वैसे ये भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन है जिसका उपयोग कम से कम प्रयास लगा करके अधिक से अधिक भार को उठाना है। ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अब देखिए अभी बीटी में किसमें 2025 में, जो कब 23 मई 2025 को पेपर हुआ है कुछ ब्रांचेस का, उसमें ये पूछा गया है। तो लीवर क्या होता है ये हम समझेंगे, लीवर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वो कार्य करता है उसको समझेंगे। लेकिन अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे कि आप पार्क में गए होंगे और पार्क में आपने ऐसे बच्चों के झूले देखे होंगे जिसको सीसॉ बोलते हैं। इसमें एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा। जब भार यहाँ की तरफ लगाया जाएगा या तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, या प्रयास इधर की तरफ लगाया जाएगा तो भार ऊपर की तरफ उठ जाएगी। लेकिन किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ भी कुछ दूरी है, यहाँ भी कुछ दूरी है। तो यही जो अरेंजमेंट है, ये सिस्टम है, इसी को हम लीवर कहते हैं। लीवर अलग अलग तरह के होते हैं। या जैसे हम देखते हैं घर में सरौते का उपयोग होता है, रोटी बनाने वाले चिमटे का उपयोग होता है, किसी बोतल को ढक्कन को खोलने का ओपनर होता है, इस सब्जी काटने वाला कटर होता है। तो इस वो किसी न किसी बिंदु से के परिता घूमते हैं, चाहे कहीं पे। जैसे इसी को देखेंगे तो इस बिंदु के परिता ये ऐसे जा रहा है। सरौता भी होगा तो एक बिंदु से जुड़ा होगा, आप एक जगह से फोर्स लगाएंगे या प्रयास लगाएंगे, बीच में सुपारी रखी होगी वो टूट जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम कैंची की बात करें, वो भी एक बिंदु से कहीं ना कहीं से जुड़ी होगी, हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे वहां से कपड़ा कट जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लीवर के हैं। तो अगर लीवर को देखें तो लीवर क्या होती है? एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ है जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एक दृढ़ मतलब रिजिड होगी तथा सीधी भी हो सकती, वक्राकार छड़ भी हो सकती, जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। स्थिर बिंदु को आलंब या फलक्रम कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है, ये तो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ये बिंदु स्थिर है, जैसे यहां बनाया गया, उसको हम क्या कहते हैं? आलंब का नाम भी बोल सकते हैं, फलक्रम भी कह सकते हैं, या फिर टेक भी कहते हैं। लीवर का उपयोग क्या होता है? लीवर का उपयोग कोई बल या प्रयास लगाकर किसी बोझ को उठाने या धकेलने के लिए किया जाता है। यही स्टार्टिंग से इस चैप्टर में चल रहा है कि किसी भी बोझ को उठाना है प्रयास लगा करके, या प्रतिरोध को सहारने में किया जाता है।
प्रयास तथा बोझ की आलम्ब से दूरियां लीवर कहलाती है। ये आलम्ब है और इस आलम्ब से ये यहाँ पर प्रयास लगा हुआ है, यहाँ पर बोझ लगा हुआ है, इनसे जो दूरियां होंगी उसको हम लोग लीवर की भुजाएं कहेंगे, लीवर आर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लीवर का उपयोग दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों के रूप में किया जाता है। हमारे अपने जीवन या अपनी लाइफ में हम दिन भर में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी हमको जरूरतें होती हैं, जैसे अब रोटी बन रही है तो रोटी का जो चिमटा होगा वो भी एक प्रकार का लीवर है, कैंची का उपयोग हम अपने घरों में करते ही है, वो भी एक प्रकार का लीवर है। तो लीवर का उपयोग दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाले उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों के रूप में किया जाता है, जैसे कि पार्क में सीसॉ जैसे आपको बताया है, बोतल ओपनर, सरौता, एक पहिए की ट्रॉली आ गई, आप प्रयास लगा रहे हैं और बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कैंची आदि। लीवर का जो सिद्धांत होता है, इस बिंदु से इतनी दूरी पर प्रयास लग रहा है और इस बिंदु से इतनी दूरी पर बोझ लग रहा है, तो इस बिंदु के परितः संतुलन की स्थिति में किसका ये सिद्धांत हुआ? आघूर्णों का सिद्धांत हुआ, जो आपको आघूर्ण वाले चैप्टर में पढ़ाया भी गया था कि जब किसी दूरी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो आघूर्ण होता है बल गुणे दूरी होती, लंबवत दूरी होती है। तो लीवर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? घूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि लीवर के भार तथा घर्षण को, ये जो लीवर है इसकी ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसके भार तथा इसमें लगने वाले घर्षण को नगण्य मान लिया जाए तो किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। इस बिंदु के परितः मान लीजिए क्लॉकवाइज है और इस बिंदु के परितः ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो बैलेंस संतुलन की अवस्था में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो संतुलन की अवस्था में आलंब पर इस बिंदु के परितः, यही आलंब है, प्रदक्षिण घूर्ण और आलंब पर प्रवाण घूर्ण बराबर होंगे, मींस क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होंगे। यही घूर्णों का सिद्धांत होता है और उसी के सिद्धांत पर ये लीवर का सिद्धांत कार्य करता है, यही वही सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया लीवर का सिद्धांत। लीवर का यांत्रिक लाभ की अगर हम बात करते हैं तो किसी लीवर की प्रयास भुजा तथा भार भुजा के, ये अभी हम यांत्रिक लाभ कई बार इसी चैप्टर में आ चुका है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रयास भुजा तथा भार भुजा का जो अनुपात होगा उसी को लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो ये वाली भुजा प्रयास भुजा हो जाएगी तो एसी, और ये वाली भुजा भार भुजा हो जाएगी डीसी हो जाएगा। तो ये हुआ लीवर का यांत्रिक लाभ। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बिल्कुल आसान है, बस आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना है। और इस टॉपिक के साथ 5वां चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। कोई कभी क्वेश्चन अगर आया है, रह गया है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करा दिया जाएगा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद लगभग 48 लेक्चर्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और इन 48 लेक्चर्स में सभी कुछ आपको यहाँ पर लिखवाया गया है ताकि आप इसके नोट्स बनाएं। और जो भी अभी एक पेपर हुआ है 2025 का, इस पेपर को भी अगर देखें तो कुछ भी इस पेपर में नहीं है। जो हम 80% प्लस की बात करते हैं वो तो पूरा, अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा है तो आपका 90% प्लस मार्क्स आएगा। या जो अभी पेपर होने वाला है या जिन बच्चों का पेपर है उन वो भी ये समझ लें कि आप अगर इन नोट्स से पढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं तो बैक तो कहीं दूर की बात ही नहीं है। जो टारगेट हमारा है 80-90% का, वो भी अचीव होगा। अब इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसी पेपर की जो अभी हो चुका है और इसका पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, कोर्स के से हट करके वो 49 नंबर वीडियो होगा, लेकिन उसमें पेपर का सोल्यूशन होगा और पूरा पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा। किस तरीके से कराना है वो उसी वीडियो में बताया जाएगा। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।